नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। और हमने उस दिन हिस्ट्री का चैप्टर किया था, तो आज हिस्ट्री के चैप्टर को आगे थोड़ा सा हम प्रोसीड करते हुए उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम क्वेश्चन रूप में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो थी कि सामाजिक भिन्नताएं थी और इन भिन्नताओं को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने किन दो विधियों का प्रयोग किया था। जो समाज में भिन्नताएं थी उनका पता लगाने के लिए, उन भिन्नताओं को पता लगाने के लिए पुरातत्वविदों ने क्या किया था। तो भिन्नताओं को पता लगाने के लिए पुरातत्वविदों ने दो प्रणाली अपनाई थी, एक समाधान प्रणाली और एक विलासिता प्रणाली। क्या था समाधान प्रणाली और क्या था विलासिता प्रणाली? इनका मानना था कि इन्होंने देखा कि समाज में दोनों चीज़ें उपयोग में आती हैं। समाधान मतलब जो शवों को दफनाया जाता था, और विलासिता मतलब कि दफनाकर उसको विलासिता की वस्तुएं मतलब उसके साथ उसकी वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। तो हमने देखा समाधान में पुरातत्वविदों को यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति के विशेष रहने वाले लोग, जो संस्कृति में विशेष रहने वाले लोग हैं, उनका अगर अवलोकन किया जाता था तो उनमें भिन्नताएं थी या समानताएं थी। इसीलिए उन्होंने इसका अध्ययन करना इम्पोर्टेंट समझा और ये समझा कि हमें इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है और हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने देखा कि शव मिले बड़ी मात्रा में, 100 तो मिले, 100 के वो भी मिले, कॉफ़िन भी मिले, और उस कॉफ़िन में जो दफनाया जाता था उसमें देखा गया समान दफना दिए जाते थे। जैसे आभूषण हुए, मन के हुए, इन सबको उनमें दफना दिया जाता था। आभूषण मन के साथ साथ देखा गया कि शवों के डिज़ाइन भी जो कब्रगाहें थी और जो जिसमें कॉफ़िन है जिसमें उसको दफनाया जाता था, उनकी डिज़ाइन भी अलग अलग मिली है। इन सब चीज़ों से उन्होंने कहीं कहीं गर्तों में देखा कि उधर ईंट भी लगी हुई है, जिससे ये पता लगता था कि समाधान यहाँ पर दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। लेकिन लोगों में ये प्रचलित बातें थी कि जो चीज़ें उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी व्यक्ति के साथ उसके कब्र में ही दफना दिए जाते हैं। कहीं कहीं हमको उसके मृदभांड मतलब बर्तन जो यूज़ करता था उस बर्तन को भी दफना दिया गया। कहीं आभूषण भी देखने को मिले हैं, कहीं बर्तन मिले हैं, और कहीं कहीं तो पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधान आभूषण दफनाए जाते थे। हमने देखा कि पुरुष और महिलाओं को दोनों के जो कब्रगाहें थी उन दोनों के कब्रगाहों में आभूषणों को दफनाया जाता था। 1980 के दशक में हड़प्पा में छल्ले, जैस्पर के मनके तथा मनके भी दफनाए जाने और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। मतलब सूक्ष्म मनकों, छोटे छोटे मनकों से, जैसे आज हम लोग पहनते हैं ना छोटे छोटे ऐसे गोले गोले वाले, तो वैसे ही वहाँ भी मिले हैं और उनको भी दफनाया जाता था। कहीं कहीं तो मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया। तांबे का दर्पण ऐसे बना के ऐसे छोड़ दिया गया, उस दर्पण में के साथ उसके शरीर को दफनाया गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हड़प्पा में सभ्यता के निवासियों को मृतक के साथ साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने का विश्वास था। मृतक के साथ साथ उसकी बहुमूल्य वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। तो ये तो समाधान प्रोसेस था। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या था? वो विलासिता का प्रोसेस था। क्या था विलासिता की वस्तु? सामाजिक भिन्नताओं की पहचान की अन्य विधि उपयोगी तथा विलासिता वस्तु थी। बच्चों इनमें चक्कियाँ, मृतभांड, सूर्य, साव आदि सुइयाँ, जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें थी ना, विलासिता में वो भी दफनाई जाती थी, क्योंकि इनका मानना था कि जो हम रोज़ उपयोग करते हैं वो बहुमूल्य होती है और विलासिता में उसको भी दफनाया गया है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमत मानते थे जो दुर्लभ थी अथवा महंगी थी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों के अथवा जटिल तकनीकों से बनी होती थी। इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत और बालू के रिंग के चिपचिपा पदार्थ का मिश्रण था और पक्का कर बनाया जाता था। छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे और इन्हें बहुत बनाया गया। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में होती थी और मिलती है। उदाहरण के लिए फ्योन्स से बने लघु पात्र, सुगंधित द्रव्य तथा पात्रों, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, और कालीबंगा जैसे छोटी बस्तियों में नहीं। जो बड़े बस्तियाँ थी ना, वही विलासिता की वस्तु मिलती थी। बड़ी जगहों पर ही, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, इन जगहों पर ही क्या मिलती थी? ये विलासिता की वस्तु मिलती थी। और
विलासिता की वस्तु क्या थी, जिसे कुछ जटिल तरीके से बनाया गया, जिसकी टेक्नोलॉजी अलग हो, जिसकी प्रौद्योगिकी अलग हो, जिसको बनाने की तकनीक अलग हो, उसे ही वैज्ञानिकों ने, उसे ही पुरातत्व विभागों ने क्या माना, उसे ही भिन्न माना और उसका ही अध्ययन उन्होंने किया। तो इसीलिए दो प्रकार से उन्होंने बांटा, एक समाधान में बांटा। समाधान नॉर्मल मिल जाते थे किसी भी छोटे शहर में, लेकिन विलासिता जो मिलता था वो बड़े शहरों में मिलता था। और यहाँ पर जो सामान मिलते थे वो जो होते थे इन सामानों के अपेक्षा बहुत अलग होते थे और इनको बनाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन थी, जटिल थी। सेना भी दुर्लभ तथा कीमती, सोना भी इनका दुर्लभ और कीमती था, जो कहीं कहीं मिलता था, स्थलों पर मिला। और स्वर्ण भूषण संचंपों से प्राप्त हैं, मतलब संचयों से प्राप्त हैं, मतलब अलग अलग जगह से स्वर्ण भूषण भी पता है। ये जो हड़प्पा के लोग थे, हमको मानना पड़ेगा, जो हड़प्पा के लोग थे, ये लोग जो थे इनको सोने से सॉरी कह रहा हूँ, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तांबे से तो परिचित थे परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे परंतु तांबे से परिचित थे। हड़प्पा की अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले। अब मनके मतलब मोतियाँ, मोती किससे बनाते थे ये लोग? पत्थर से मोतियाँ बनाते थे। और बताया जाता है कि दो प्रकार के पत्थरों का यहाँ प्रयोग किया जाता था मोती बनाने के लिए, एक मुलायम और एक बेस। एक मुलायम था और एक ठोस था, बेस लिखा हुआ वहाँ पर। एक मुलायम और एक ठोस पत्थर, दो पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इनको बनाने की तकनीक का नाम अलग है। एक सेल खड़ी मुलायम पत्थर था और कर्नीलियस ठोस पत्थर था। अब सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर था और आसानी से इस पर कार्य किया जा सकता था, लेकिन कर्नीलियस एक लाल रंग पीले रंग कच्चे का उत्पादन का विभिन्न चरणों में मान को पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब ये जो था ये नॉर्मल पत्थर था, इसको आप आसानी से कार्य करके प्राप्त कर सकते थे, जबकि ये ठोस पत्थर कर्लिनिया वाला लाल रंग पीले रंग का कच्चा होता था, इसको आग में पकाकर बनाया जाता था। सेल खड़ी जो एक बार बहुत मुलायम पत्थर उसके मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप में सजे और ढाल के तौर पर किया जाता था। मतलब सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था, सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर था, ठीक है, मुलायम पत्थर था और कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप के साँचे पे ढलकर तैयार किए जाते, लेप के साँचे पर ढलकर क्या किए जाते थे, ये तैयार किए जाते थे। हाँ, और इधर जो हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी ये है हमारी कि जो अगला वाला था हमारा, अगला वाला जो है हमारा वो है ये रहा, ये कर्लियन वाला। इसमें क्या किया जाता था पहले और फिर बारीकी से सल्कों से निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था और घिसाई पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती थी। मतलब वो तो आसानी से तैयार कर लिया जाता था सेल खड़ी वाला, परंतु ये जो ठोस पत्थर थे इनको पॉलिश किया जाता था, इनको आगों में गर्म किया जाता था, फिर घिसाई रंगाई की जाती थी और तब जाके ये मनके तैयार होते थे। तो यहाँ दो प्रकार के पत्थरों के मनके भी हमें क्या किए, प्राप्त हुए और पत्थरों के मनकों का बहुत बड़ा कारखाना भी हमें मिला है। अगर मैं मोहरे और लिपियों की बात करूं तो यहाँ पर एक मोहरों में ऐसे एक श्रृंगी वाले पशु गेंडे की मोहर मिली है, जिसे वहाँ पे एक श्रृंगी वाले पशु बहुत फेमस थे और वहाँ पर जो देवता, वहाँ पर जो बात की जाती है एक श्रृंगी वाले पशु की, वो बहुत फेमस था और वहाँ उसके ही साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, यहाँ की जो मोहरें थी, मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोहरों से ही वहाँ के कार्यक्रम का हमें पता लग पाया। ऐसा नहीं है वहाँ के कार्यक्रम, मोहरों से ही हमें वहाँ की डिटेल मिल पाई किस प्रकार का काम चलता था। और लिपि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की लिपि जो थी चित्रात्मक थी, चित्रात्मक लिपि थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, चित्रों के माध्यम से यहाँ बातें कही गई थी। भाव यह जो थी, या अपन नॉर्मल कैसे लिखते हैं, अपन नॉर्मल लिखते हैं ना बाईं से दाईं ओर, तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो उल्टा लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ये चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसे, भाव चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि, जहाँ पर क्या किया जाता है, चित्रों के माध्यम से अपने भावों को क्या किया जाता था, व्यक्त किया जाता था। चित्रों के माध्यम से यहाँ भावों को क्या किया जाता था, व्यक्त किया जाता था। और ये जो यहाँ पर जो मिली हैं, जो लगभग उनमें बताया जाता है कि जो लिपि मिली है उसमें लगभग, अगर उसमें देखा जाए तो कितने चिन्ह हैं, तो लगभग 375 से लेकर 400 के बीच उसमें चिन्ह प्राप्ति की गई। 375 से लेकर 375 से लेकर 400 उसमें चिन्ह की प्राप्ति थी और 375 से 400 उसमें चिन्ह हुआ करते थे। निश्चित रूप में यह बहुत जटिल
लिपि थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तौल की इकाई क्या थी? तो तौल के लिए यहाँ पर एक स्पेशल पत्थर का, वैसे तो 16 के अनुपात की थी तौल इकाई, यहाँ तौल के लिए एक स्पेशल पत्थर का उपयोग किया जाता था जिसे हम लोग चड नामक पत्थर कहते थे। चड नामक पत्थर से 2 चीज़ें बनाई जाती थी, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ बाट 2 प्रणाली थी बाट की। पहला निचला मापदंड द्विआधारीय प्रणाली, ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली। निचला मापदंड द्विआधारीय प्रणाली और दशमलव प्रणाली। जैसे द्विआधारीय प्रणाली 1 2 3 6 8 16 इस तरह से द्विआधारीय प्रणाली था, मतलब उसका 2 गुना हमेशा करते जाइए। जैसे ये देखिए 1 2, ठीक है, 1 यहाँ पर द्विआधारीय प्रणाली थी, 1 गुणा 2, ठीक है, 2 हो गया, फिर 2 को 2 4 हो गया, 4 को 2 8 हो गया, 8 को 2 16, 16 को 2 32, इस तरह से थी। तो ये जो थी द्विआधारीय। और दशमलव प्रणाली क्या थी? जैसे 5.4 3.2 6.3 इस तरह से। बाट जो था वो चड नामक पत्थर से बनाया जाता था। जो बाट जो बनते थे यहाँ पर वो चड नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनके के लिए किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनके के लिए किया जाता था। और धातु से बने तराजू के पल्लरे भी मिले हैं। धातु से बने तराजू के पल्लरे भी मिले हैं। पल्लरे मतलब समझते हैं ना, जो तराजू पहले लटकते थे उनके पल्लरे भी क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं ये सभ्यताएं जो थी ये एक मतलब कह सकते हैं शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका अंदाज़ा हम वहाँ के घरों से लगा सकते हैं, घरों के डिज़ाइन से लगा सकते हैं। घर 90 डिग्री के गली पे काटते थे, लाइट की व्यवस्थाएं थी, हर चीज़ों को हम देख कर ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो मैं उसमें बात करूँगा आपसे कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा का अंत। तो हड़प्पा का अंत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।